मेरा नाम रेखा है और मेरी बहन का नाम बरखा था। मेरी जिंदगी हमेशा एक तल्ख हकीकत के साथ गुजरी, क्योंकि मुझे बचपन ही से एहसास दिला दिया गया था कि मैं कमजोर हूं, मैं बदसूरत हूं और मैं किसी की तवज्जो के लायक नहीं हूं। मेरा रंग बिल्कुल काला था और मेरे नैन नक्श भी बड़े और मोटे थे। मेरे चेहरे में कोई नरमी या नजाकत नहीं थी, बल्कि सख्ती और भद्दापन दिखाई देता था। उसके बरक्स बरखा ऐसी थी जैसे रोशनी की किरण हो। उसकी झिल्द में चमक थी, उसका रंग दूध की तरह उजला था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और दिलकश थीं और वो मां पर गई थी। मां के हुस्न के किस्से अब भी पूरे खानदान में बयान किए जाते थे। सब लोग मां की तारीफ करते थे और जब भी बरखा को देखते तो कहते कि ये तो अपनी मां की ही छाप है। हम हर साल गर्मियों की छुट्टियों में नानी के गांव जाया करते थे, लेकिन वो दिन मेरे लिए हमेशा एक कड़ा इम्तिहान साबित होते थे। नानी भी बरखा को ही सब कुछ समझती थी। नानी उसके लिए मीठे पकवान तैयार करती, उसके लिए रंगीन कपड़े निकालती और उस पर प्यार लुटाती, जबकि मुझे वो कभी नजर भर कर देखती भी न थी। मुझे हमेशा घर के छोटे मोटे कामों पर लगा दिया जाता था। कभी बर्तन धोना, कभी आटा गूंथना, कभी सहन में झाड़ू देना। ऐसा लगता था जैसे मैं नानी की नवासी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूं। लेकिन ये सब देख देख कर मैं इतनी आदी हो चुकी थी कि अब मेरी आंखों से आंसू निकलते भी न थे। मैं बस दिल ही दिल में ये सोचती रहती थी कि शायद खुदा ने मेरे नसीब में यही सब रखा है। नानी का घर गांव की तरह ही पुराना और रवायती था। सहन में धूप तेज पड़ती तो जमीन जलने लगती और बारिश हो तो मिट्टी की खुशबू पूरे घर को भर देती। एक कोने में पुराना कुआं था जिसके पास खड़े होकर मुझे हमेशा खौफ सा महसूस होता था। घर के सामने ही एक बड़ा सा पुराना दरख्त खड़ा था जिसके बारे में गांव के सब लोग डरावनी बातें करते थे। कहते थे कि उस पर कोई साया है, कोई भूत है, कोई आसिब है। बचपन में जब हम छोटे थे तो उस दरख्त के करीब जाने भी नहीं दिया जाता था और ये सुन सुनकर हमारे दिल में भी डर बैठ गया था। 2 साल हम नानी के घर नहीं आए थे क्योंकि बाबा की पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई थी। लेकिन अब जब वापस आए तो वक्त बदल चुका था। हम बच्चे न रहे थे, हम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे और हमारी आंखों में तजस्सुस जाग उठा था। एक दिन हम दोनों बहनें गांव में टहलने निकली तो वही दरख्त फिर से नजर आया। वो पुराना और परअसरार दरख्त जिसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं और जिसके नीचे हमेशा एक अजीब सी सर्द हवा चलती थी। वहां दिन में भी अंधेरा सा महसूस होता था, जैसे धूप भी उसके नीचे पहुंचने से डरती हो। मैं उस दरख्त को देखकर अंदर ही अंदर घबरा गई, लेकिन बरखा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अचानक हंसने लगी और बोली कि आज तो मैं ये राज खोल कर रहूंगी। वो कहने लगी कि ये सब फजूल बातें हैं, ये सब डर सिर्फ गांव के लोगों के वहम हैं, हकीकत में यहाँ कुछ नहीं है। वो कहने लगी कि शहरों में इतने बड़े बड़े बंगले हैं, वहां तो कोई आसिब नहीं होता, तो फिर सिर्फ इस दरख्त पर ही क्यों? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हमें नानी ने मना किया है और ये कोई खेल नहीं है, लेकिन बरखा कहाँ रुकने वाली थी। वो आगे बढ़ी और दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। शाखें मोटी थीं और ऊपर बहुत ऊंचाई थी। वो पूरी ताकत लगा रही थी लेकिन ऊपर न जा सकी और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके घुटने पर चोट लग गई तो वो गुस्से से पागल हो गई और उसने दरख्त को लातें मारनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर जिद और नफरत दोनों झलक रही थी। वो चिल्लाई कि ये मनहूस दरख्त ही उसकी चोट की वजह है। मैंने उसे रोका और कहा कि दरख्त का क्या कसूर है, ये सब तुम्हारी अपनी जिद है। तुम कैसे सोच सकती हो कि इतने बड़े दरख्त पर यूं ही आसानी से चढ़ जाओगी? लेकिन बरखा मेरी बात सुनने के बजाय और ज्यादा झुंझला गई। वो बोली कि मैं फूल लेने गई थी, मुझे ये फूल चाहिए थे। मैंने कहा कि अगर फूल जमीन पर गिरेंगे तो उठा लेना, लेकिन फूलों को जबरदस्ती तोड़ना अच्छी बात नहीं है। दरख्त को नुकसान पहुंचाना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन वो किसी तौर मानने पर तैयार न थी। उसकी आंखों में एक अनोखी रोशनी थी, जैसे वो दरख्त को ललकार रही हो। मुझे दिल ही दिल में ऐसा महसूस होने लगा कि ये दरख्त अब मजीद खामोश नहीं रहेगा और शायद उसके अंदर जो कुछ भी है वो जाग उठेगा। वही बात हुई जिसका डर था। बरखा अपनी जिद के आगे हारने वाली नहीं थी। वो गुस्से से तेज तेज कदम उठाते हुए गांव की तरफ गई और वहां एक औरत खड़ी थी जो फसलें काट रही थी। उसके हाथ में दांतरी थी। बरखा ने वो दांतरी उस औरत से मांगी और औरत ने भी बगैर कुछ सोचे उसे दे दी। बरखा दांतरी लेकर सीधा वापस दरख्त की तरफ आई और फिर उसने वो काम किया जो मेरे दिल को डरा देने वाला था। वो दरख्त पर चढ़ गई और उसके सबसे करीबी हिस्से में जाकर शाखों पर वार करने लगी। वो दांतरी से फूल काट काट कर नीचे फेंक रही थी और मैं नीचे खड़ी उसके पागलपन को देखकर हैरान रह गई। सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि वो शाखें भी तोड़ती जा रही थी, जैसे दरख्त उसकी दुश्मन हो और वो अपनी नफरत का बदला ले रही हो। मैं ऊपर देखकर बार बार उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो लगातार अपनी हरकत में लगी रही और उसने दरख्त को वाकई बहुत नुकसान पहुंचा दिया। जमीन पर फूल बिखर गए
और टूटी हुई शाखें एक बोझिल मंजर बना रही थीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब ये फूल उठाकर वो नानी के घर ले जाएगी, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे फूल चाहिए। लेकिन जब वो नीचे उतरी तो उसका रवैया और भी हैरानकुन था। उसने फूलों को हाथों में लिया और फिर उनको मसलकर वहीं जमीन पर फेंक दिया, जैसे उसके लिए ये सब एक खेल हो, जैसे वो ये सब कुछ सिर्फ जिद में कर रही हो और फूलों की कोई अहमियत ही ना हो। ये सब कुछ देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये बहुत ज्यादा लाड़ और पागलपन की निशानी है। वो अपने गुस्से का निशाना एक जिंदा दरख्त को बना रही थी और मुझे ये सब अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था। खैर, हम घर वापस आ गए और मैंने नानी को सब बात बता दी। नानी हमेशा यही कहती थी कि उस दरख्त के पास से भी न गुजरना, क्योंकि ये दरख्त भारी है, उसके नीचे बैठना भी नुकसान दे सकता है। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मैं उस रास्ते से गुजर लेती तो मुझे नानी के कहे हुए ऊपर वाले लंबे रास्ते पर न जाना पड़ता, क्योंकि हर काम नानी मुझ ही से करवाती थी। भाग दौड़ वाले सब काम मेरे हिस्से में आते थे, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। आज जब मैंने हिम्मत करके नानी से कहा कि बरखा ने दांतरी लेकर दरख्त को नुकसान पहुंचाया है, तो नानी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो हंसते हुए बोली कि ये सब कहानियां हैं, हर पुराने दरख्त के साथ लोग कोई न कोई किस्सा बना देते हैं कि भूत उस पर रहते हैं या आसिफ उस पर साया डालता है। ये सब बकवास है। मुझे हैरत हुई कि बरखा को तो 7 खून माफ हैं, वो जो करे सब दुरुस्त है। लेकिन अगर मैं एक जायज बात करूं तो मैं बुरी बन जाती हूँ। मैंने नानी को याद दिलाया कि आपने खुद हमें किस्सा सुनाया था कि एक लड़की उस दरख्त के नीचे गई थी तो उसे बुखार हो गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि बरखा के साथ भी कुछ हो जाए। लेकिन नानी ने फौरन मुझे डांट दिया और कहा, तेरे मुंह में खाक, ऐसी बात ना कर, कुछ नहीं होता। मेरी बच्ची को वाकई उस वक्त बरखा को कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक लग रही थी और मैं हैरान थी कि आखिर ये सब कहानियां क्यों मशहूर हैं। अगले दिन मैं दरख्त के पास चली गई। वहां वो फूल और शाखें अब भी गिरी हुई थीं, लेकिन सूखने लगी थीं। मैंने उन्हें एक तरफ किया और थोड़ी जगह साफ कर दी। मुझे खुद भी लगा कि शायद मैं पागल हूं, जो एक दरख्त से दिल ही दिल में बातें कर रही हूं। मैं दरख्त को देखकर सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि तुम मनहूस हो, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे ऊपर हमला किया गया, तुम्हें जख्मी किया गया, लेकिन बरखा तो हंसती खेलती वापस आ गई थी। मैं अपने ही ख्यालात में उलझी रही और फिर वापस घर आ गई। घर में दाखिल हुई तो अचानक बरखा की चीखें सुनकर चौंक गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज रही थी। मैं भागती हुई कमरे में पहुंची और अंदर का मंजर देखकर दंग रह गई। बरखा के पूरे मुंह पर अजीबोगरीब दाने निकल आए थे, जैसे कोई नागहानी आफत उस पर आन पड़ी हो। नानी भी परेशान हो रही थी कि ये सब क्या हुआ है। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, लेकिन बरखा बार बार रोती रही कि मेरी खूबसूरती खराब हो रही है। उसकी सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि उसका चेहरा अब वैसा नहीं रहा। उसकी अंदरूनी रोशनी अब दानों की तह में छिप गई थी और कोई भी चीज अचानक से ठीक नहीं हो रही थी। उन दानों की साख्त भी कुछ अलग थी, जैसे आम बीमारी न हो। नानी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तू ही कल कह रही थी कि उसको कुछ हो जाएगा, तेरी ही नजर लगी है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं खामोश खड़ी रही, सर झुकाकर जैसे कोई गुनाह कर लिया हो। नानी ने कहा कि अब तूने ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है, जो भी मांगे तू लाकर देगी और उसकी सेवा करेगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि पहले कौन सा वो मुझसे अपना कोई काम नहीं करवाती थी, अब भी ये सब मेरा ही नसीब है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। रात का वक्त था और कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। नानी दूसरे कमरे में सो चुकी थी और मैं बरखा की चारपाई के पास बैठी उसकी सेवा कर रही थी। वो बार बार पानी मांगती, कभी पंखा तेज करने को कहती और कभी सिर्फ इतना कि हाथ उसके माथे पर रख दूं ताकि उसे सुकून मिले। मैंने उसकी हर बात मानी और दिल ही दिल में ये सोचती रही कि ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों है कि हमेशा मुझे ही दूसरों की खिदमत करनी पड़ती है। वक्त गुजरता गया और मेरी आंखों पर नींद के झोंके आने लगे। मैं चाहकर भी बीदार न रह सकी और बैठे बैठे ही सो गई। बीच रात मेरी आंख अचानक खुली और मैंने आहिस्ता से सोचा कि अब उठकर अपने बिस्तर पर जाकर सो जाऊं। लेकिन जैसे ही मेरा रुख बरखा की तरफ हुआ तो मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरा जिस्म अकड़ गया, क्योंकि बरखा की चारपाई के पास एक सियाह वजूद खड़ा था। पहले तो मैंने ये समझा कि शायद कोई इंसान है जो काली पोशाक में आया है, लेकिन गौर करने पर अंदाजा हुआ कि ये आम कपड़े नहीं थे। ये एक लंबा काला चौगा था जो जमीन को छू रहा था। उस वजूद का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुंधला सा साया महसूस होता था और उसके होंठ हरकत कर रहे थे, जैसे वो किसी अजीब जुबान में कुछ पढ़ रहा हो या बोल रहा हो। मेरी रूह कांपने लगी, मेरी हिम्मत टूटने लगी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज मेरे गले में ही दब कर रह गई। मेरा दिल चाहा कि मैं नानी को बुला लूं, लेकिन मेरे कदम जम गए, मेरे हाथ कांप गए और मैं कुछ भी ना कर सकी। मैंने फौरन अपना जिस्म ऐसे ढेर कर लिया जैसे मैं अब भी सो रही हूं,
लेकिन मेरी पलकों के बीच बार बार फासला पैदा हो रहा था और मैं चुपके चुपके उस काले चौगे वाले वजूद को देखती जा रही थी। एक लम्हे के लिए मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई और वहां जाकर मेरा यकीन मुकम्मल तौर पर टूट गया। वो जमीन पर खड़ा ही नहीं था बल्कि हवा में मुअल्लक था। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये मंजर मेरी जान निकालने के लिए काफी था। मैंने अपने दिल को समझाया कि ये वही सजा है जो बरखा ने खुद अपने लिए बुलाई है, क्योंकि उसने दरख्त के साथ वो सब कुछ किया जो किसी को नहीं करना चाहिए था। उसने फूल काटे, शाखें तोड़ी, दरख्त की बेइज्जती की और अब उसका नतीजा इसी सूरत में हमारे सामने था। ये कोई इंसान नहीं था, ये एक काली रूह थी, एक आसिफ था जो बरखा के बिस्तर के पास खड़ा था और उसके ऊपर कुछ पड़ रहा था या फिर उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। मैं सांस रोककर बैठी रही। मेरे अंदर की हिम्मत जवाब दे गई। मैं चाहकर भी किसी को न बुला सकी, न ही हरकत कर सकी। वक्त जैसे थम गया। मैं कब तक इस कैफियत में रही मुझे अंदाजा ही न हुआ। न जाने कब मेरी आंख फिर से बंद हो गई या मेरा होश जाता रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। बरखा के चेहरे पर वो सब दाने गायब थे जो कल रात तक उसकी खूबसूरती को ढांपे हुए थे। वो फिर से पहले जैसी लग रही थी, जैसे उसके चेहरे पर कोई बीमारी आई ही न हो। मैं हैरत में डूब गई क्योंकि मुझे यकीन था कि ये दाने जल्दी खत्म नहीं होंगे। डॉक्टर भी कह रहा था कि वक्त लगेगा, लेकिन सुबह होते ही सब गायब हो गए थे, जैसे कभी मौजूद ही न थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि उसकी किस्मत देखो कि आसिफ भी उसकी मदद कर रहा है और मेरी बदकिस्मती ये है कि कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं होता। वो खुशी से उछल रही थी और बार बार दोहरा रही थी कि मैं ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी जैसे कोई इनाम जीत लिया हो। मैंने खामोश रहने के बजाय उससे वो बात कह दी जो रात को मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मैंने उसे बताया कि तेरे बिस्तर के पास एक काला चौगा पहने वजूद खड़ा था जो हवा में मुअल्लक था और कुछ पढ़ रहा था। ये सुनते ही बरखा ने कहखा लगाया और कहने लगी, देखा, अच्छे लोगों की तो हर कोई मदद करता है, चाहे वो इंसान हो या रूहें। मैं उसके लहजे से मजीद टूट गई। मैं बड़ी दिल बर्दाश्ता हो गई कि दुनिया की हर शय उसका साथ दे रही है और मैं हमेशा अकेली रह गई हूँ। अब बरखा बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए मुझे भी अब उसकी सेवा करने की जरूरत न रही। मेरा दिल भी कुछ हल्का हुआ और मैंने सोचा कि अब वही दरख्त देखने जाऊंगी जिसके साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ था। मैं अकेली वहां गई और फिर से दरख्त के नीचे बैठ गई और दिल ही दिल में शिकवे करने लगी। मैंने दरख्त को देखते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया था, तुम्हें तोड़फोड़ भी मैंने नहीं की थी, फिर भी तुमने उसको बख्श दिया जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया और मेरी कोई बात तुमने नहीं सुनी। मैं सोचों में गुम थी कि अचानक मेरे करीब से एक लड़का गुजरा। उस लड़के ने सफेद रंग के लंबे कपड़े पहन रखे थे जो गांव के दूसरे लड़कों के कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। मैंने उसे देखकर फौरन पूछा कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? गांव के लोग तो ऐसे नहीं पहनते। वो जरा मुस्कुराकर बोला, पहली ही मुलाकात में मेरे कपड़ों पर तनकीद शुरू कर दी। तुम तो अजीब हो। मैंने कहा, तुम भी तो मुझे ऐसे सवाल करके घूर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी कोई लगती हूँ। वो हंस कर कहने लगा, बहन नहीं हो लेकिन दोस्त तो बन सकती हो। और सच कहूं तो इस गांव में अच्छे दोस्त नहीं मिलते, लोग बस मतलब के लिए साथ रखते हैं। ये कहकर वो मेरे करीब आकर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। पहले तो आम बातों पर गुफ्तगू हुई, फिर न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं उसे अपनी जिंदगी के कुछ राज बताऊं। शायद मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जो मेरी बात सुन ले और जवाब दे दे। मैंने उसे वही सब बता दिया जो सबसे हालिया और खौफनाक वाकया था, यानी बरखा का दरख्त को नुकसान पहुंचाना और फिर अचानक उसका बच जाना। मैंने उससे कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बरखा ने दरख्त को बर्बाद किया, लेकिन दरख्त पर रहने वाली ताकत ने उसकी मदद कर दी। मेरी बात सुनकर वो संजीदा हो गया और बोला, तुम ये क्यों समझती हो कि दरख्त पर सिर्फ एक ही जिन रहता है? मैंने हैरान होकर कहा, इसका मतलब क्या है? तो वो कहने लगा, लोग ये समझते हैं कि एक दरख्त पर एक ही जिन या एक ही साया होता है, हालांकि हकीकत ये है कि बड़े दरख्तों पर कई कई जिन्नात बसते हैं। ये दरख्त जितना पुराना हो उतने ही ज्यादा साए उसमें छुपे होते हैं, और यही हाल इस दरख्त का है जिसके नीचे तुम बैठी हो। इस पर बहुत सारे जिन्नात रहते हैं और उन्होंने देखा भी है कि इसके साथ जुल्म किया गया है। देखो, आज भी इस दरख्त को देखकर लग रहा है कि इस पर जख्म लगे हैं, इसकी शाखें टूटी हुई हैं और इसके फूल बिखर कर सूख गए हैं। मैंने उलझकर पूछा, अगर ऐसा है तो फिर वो बरखा की मदद क्यों कर रहे थे? इस पर वो बोला, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे दुनिया में खूबसूरत लड़कियों पर लोग आशिक हो जाते हैं, वैसे ही जिनजादे भी खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं। वो उनके करीब आते हैं, उनको सहारा देते हैं, लेकिन ये सहारा वक्ती होता है। पहले वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं को नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि वो अपनी जिबलत के खिलाफ ज्यादा देर नहीं रह सकते। मैंने ये सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये सारी मालूमात कुछ ज्यादा ही नहीं है। तो वो हंसते हुए कहने लगा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए जानता हूँ।
फिर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, तुम चाहो तो कोई नेक और खूबसूरत जिन भी तुम पर आशिक हो सकता है, क्योंकि तुम तो अच्छी इंसान हो। तुमने तो उस दिन दरख्त के नीचे गिरे हुए पत्ते साफ किए थे और उसकी इज्जत की थी। मैं चौंक गई और कहा, मैंने तुम्हें कब बताया कि मैंने दरख्त के पत्ते साफ किए थे? वो बोला, मैंने खुद देखा था। उस दिन मैं पीछे खड़ा था, मेरा घर भी इधर करीब है और मैंने तुम्हें वहां झुककर पत्ते हटाते देखा था। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई जिन मुझ पर आशिक हो जाए, चाहे वो नेक हो या बुरा। मैं तो इन सब बातों से डरती हूँ। वो बोला, डरते तो सभी हैं, लेकिन कभी कभी डर के पीछे कुछ हकीकत भी छुपी होती है। खैर, अब मुझे जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम परेशान न होना, क्योंकि जो कुछ उसके साथ पेश आएगा वो उसी के किए हुए कामों की वजह से होगा। मैंने फौरन पूछा, कहीं उसकी जान तो नहीं जाएगी ना? वो खामोश हो गया और आहिस्ता से बोला, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने अपना नाम तक नहीं बताया और चलता बना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी अजनबी से बेशुमार बातें कर लेते हैं, अपने राज तक बांट लेते हैं, लेकिन हम उसका नाम तक पूछना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने उससे अपना दिल हल्का किया, लेकिन अब सोचने लगी कि ये लड़का कौन था और ये सब कुछ इतनी यकीन दहानी के साथ कैसे जानता था। जब मैं घर पहुंची तो बरखा खुशी के मारे नाच रही थी। उसके हाथ में वो कच्चा मटका था जिसके अंदर से कुछ दिन पहले सोने के सिक्के निकले थे। मटके की मिट्टी अभी थोड़ी सी गीली सी मालूम होती थी और उस पर छेद ऐसे था जैसे उसे कब का दफन किया गया हो। बरखा ने मटका उठाकर दीवार के पास रख दिया और जोर शोर से नाचती रही। नानी उसके सामने खड़ी होकर खुशी में तालियां बजा रही थीं और उनकी आंखों में नम आंसू थे। पड़ोसी और रिश्तेदार एक दूसरे के चेहरे देखकर सर हिला रहे थे और हर एक के मुंह पर तारीफ थी। मैं अंदर खड़ी होकर ये मंजर देखती रही और दिल के किसी गोशे में वो सफेद कपड़ों वाला लड़का और उसकी बातें घूम रही थी। वो लड़का जो दरख्त के बारे में कुछ जानता था और जो उसे देखे बगैर नाम बताकर चला गया था। मैं सोच रही थी कि शायद उसने सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा था और शायद हकीकत उतनी ही सादा थी जितनी बरखा के हाथ में मटके की चमक दिख रही थी। गांव में हमारे रहने के दिन छोटे छोटे लम्हों में बांटे हुए थे। बरखा रोज नानी के सामने नाचती, उनके लिए खाना बनवाती और महफिलों में सबकी पसंद बन जाती। मैं घर के काम करती, कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े सुखाने जाती, कभी सहन साफ कर देती। रात को मच्छर मेरे पैरों को काट कर सुर्खी कर जाते और मुझे छीनी छीनी सी तकलीफ रहती। नानी की बातें सुननी पड़ती और अक्सर रात देर तक उठकर चूल्हे और देगें संभालनी पड़ जाती। बरखा की खुशी देखकर मुझे दिल में कहीं एक चोट सी लगती, लेकिन मैं जबान से कुछ नहीं कहती थी। लोग महफिल में बातें करते और बरखा की खुशकिस्मती के किस्से दोहराते। कुछ औरतें आंखों में हसद छुपाए मेरी तरफ देखकर सरगोशियां करती और कुछ मर्द तारीफ करते हुए कहते कि किस्मत उसके साथ है। रिश्ते आना शुरू हो गए। बरखा के लिए अच्छे अच्छे घर वालों ने पेशकशें भेज दी। उसका रिश्ता एक अमीर घराने में तय हुआ। दौलत थी, मगर दिल की शबिहान कुछ दूसरी थी। उसका खावंद शक्ल में अच्छा तो न था, मगर उसके पास दौलत की ताकत थी। मेरे लिए एक सादा घर वाला लड़का आया। वो गरीब था, मगर चेहरे पर नरमी थी और आंखों में सच्चाई। हमारी शादी की रस्में एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। बरखा की शादी में घर भर के लोग आए और महफिलें रंगीन रहीं। मेरी शादी में कम लोगों के बीच सादगी थी, मगर मेरे दिल को सुकून मिला। बरखा के घर जाते ही कुछ ऐसे वाकयात रुनुमा होने लगे जो पहले समझ से बाहर थे। उनके कारोबार में नुकसान आने लगा। उनके घर के बड़े बड़े सौदे टूट गए। कई दिन ऐसे आए जब ससुराल वाले सर झुकाए घरों में बैठे और किसानों की तरह रोज बदला हुआ चेहरा दिखाने लगे। गांव वाले कहने लगे कि बरखा पर मनहूस असर है और इसी वजह से उनके घर तबाह हो रहे हैं। नानी को दुख और अफसोस हुआ। वो रोजो शब दुआ करती और हाथ उठाकर बरखा के लिए इल्तिजा करती। बरखा खुद अंदर से परेशान रहने लगी, मगर बाहर से कभी दुख नहीं देती। जब मैं अपने शौहर के साथ गई तो हमारी हालत बदल गई। उसके घर वालों की किस्मत अचानक खुल गई। एक दिन लॉटरी लगी और वो जीत गए। उस जीत के बाद घर में बदलाव आ गया। नई इमारत तामीर हुई, गाड़ी खरीदी गई और कारोबार खड़ा हुआ। लोग हैरान थे और कहते थे कि शायद किसी ने उनके लिए दुआ की या किस्मत ने मुंह खोल दिया। मेरे हाथों की मेहनत और दिल की सच्चाई को लोग सदक़े के मुतरादिफ समझने लगे। मैं भी कभी खुश होती और कभी दिल में बरखा के लिए परेशान रहती। कुछ अरसा बाद मैं अपने शौहर के साथ गांव गई। हम दरख्त के पास खड़े होकर खामोश रहे। मैंने दरख्त को गौर से देखा। एक तरह का सुकूत उसके नीचे था, मगर उसके तने में वही जख्मी निशान अब भी मौजूद थे जो पहले हमने देखे थे। वो लड़के की बातें मेरे दिल में फिर गूंज उठी कि यहाँ सिर्फ एक जिन नहीं रहता, बल्कि कई ताकतें यहाँ बसी हुई हैं। मैंने सोचा कि शायद बरखा की बुराई ने किसी बुरी चीज को अपनी तरफ खींचा और वही चीज उसके पीछे लगी रही।
और शायद मेरी छोटी छोटी नेकियों ने किसी और राह को खोल दिया। मैं वहां खड़ी रही और हवा में दरख्त के पत्ते सरसराए। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून और एक हल्की सी घबराहट दोनों साथ साथ थे। मैंने हाथ उठाकर दरख्त को छुआ तो उसकी खुरदरी छाल मेरी उंगलियों के नीचे गर्म महसूस हुई। मेरा शौहर उस पास फिरने लगा और मैं दरख्त के नीचे खड़ी थी। मुझे वहां खड़े होकर बहुत सुकून आ रहा था, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पहली बार मेरा दिल किसी अनजान खौफ और अनजान कशिश के बीच लर्जा था। मैंने आसमान की तरफ सर उठाया तो मेरी आंखें ठहर गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर वही लड़का बैठा हुआ था जो पहली बार मुझे इसी जगह मिला था। उसकी मौजूदगी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच ली थी। मेरा दिल सनसनाने लगा था कि ये वहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि वो जगह आम इंसान के बस की बात नहीं थी। बहुत मोटी शाखें और इतनी बुलंदी कि वहां तक परिंदे तो जा सकते थे, मगर कोई आदमी उस बुलंदी तक कैसे जा सकता था। मैं हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास में थी कि अचानक उसने ऊपर से मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। मैं डर के मारे पीछे हटी, मगर इतनी देर में वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर वो इतनी बुलंदी से इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया, मगर मेरे दिमागर को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, कैसी हो? काफी महीने बाद तुम यहाँ आई हो। उसकी मुस्कान में अजीब सी मासूमियत थी, मगर उसके लहजे में एक अजीब गहराई थी, जैसे उसने सदियों की तन्हाई का बोझ उठा रखा हो। मैंने हिम्मत जमा की और उससे पूछा कि तुम इतने ऊपर कैसे चढ़ गए थे? तो वो हंसने लगा और कहने लगा, ये मेरा घर है ना, इसलिए मेरे लिए वहां जाना कोई मुश्किल नहीं। मैं हैरान रह गई। मेरे लबों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, तुम, और फिर मेरी जबान लड़खड़ा गई। मैंने बेइख्तियार अपने शौहर की तरफ देखा कि कहीं वो हमें देख न ले, तो मेरे शौहर ने मुझे इत्मीनान से कहा, फिक्र न करो, वो हमें नहीं देखेगा, वो अपने काम में मसरूफ है। वो लड़का फिर बोला, हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, मगर तुम समझ ना सकी। तुम्हारी मासूमियत देखकर मैं ही था जो तुम पर आशिक हुआ, मगर इश्क का मतलब वो नहीं जो दुनिया वाले लेते हैं। मेरा इश्क वो है जो इश्क के असली मतलब से जुड़ा है। मुझे तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं थी, मुझे तुम्हें खलुश देखने की चाहत थी। मैंने तुम्हें खलुश करने का इंतजाम कर दिया है। कहो, खलुश हो ना? मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल की गहराई से कहा, मैं बहुत ज्यादा खलुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरा शौहर भी बहुत अच्छा है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, इज्जत है और सबसे बढ़कर सुकून है। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो वो मुस्कुराकर बोला, बस यही तो मेरे इश्क का तकाजा था, तुम्हें खलुश करना ही मेरा मकसद था, और तुम खलुश हो गई हो तो मुझे सुकून मिल गया है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, और बरखा के साथ बहुत बुरा हुआ था। उस वक्त मुझे यही चाहिए था कि उसके साथ बुरा हो, क्योंकि उसने हमेशा मेरे दिल को दुखाया। मगर अब जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे तरस आता है। क्या उसकी सजा कभी खत्म नहीं होगी? वो लड़का बोला, उसकी सजा भी खत्म हो जाएगी जब वक्त पूरा हो जाएगा, मगर तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा दूसरों के दिल दुखाए, हमेशा बुरी बातें की, हमेशा दूसरों को बुरा कहा। इसलिए उसकी सजा थोड़ी लंबी जरूर है, मगर खत्म हो जाएगी। एक दिन वो भी खुशियां देखेगी और अपनी जिंदगी संवार लेगी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तो इसका मतलब तुम जिनजादे हो? वो संजीदा होकर बोला, हाँ, और मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही कभी पहुंचाऊंगा। उसने मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाया और मुझसे कहा, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने डरते डरते अपने हाथ आगे किए तो उसने मेरे दोनों हाथों में 7 गेंदे के फूल रख दिए। मैं हैरान होकर पूछने लगी, ये क्या है? तो वो बोला, इन फूलों को अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे साथ हैं कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैंने कहा, ये तो कुछ दिन में खराब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो वो बोला, ये कभी खराब नहीं होंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैंने उन फूलों को अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ बांध लिया और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा किया। हम दोनों कुछ देर और बातें करते रहे। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें वाकई अच्छी लगती हूँ? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम अच्छी हो, इसलिए अच्छी लगती हो। मैंने कहा, लेकिन मैं तो सांवली हूँ और लोग मुझे खूबसूरत भी नहीं समझते। तो वो कहने लगा, तुमने कभी ये क्यों सोचा कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में होती है? हम जिन लोग भी होते हैं, हम भी तो रूहों को देखते हैं। हम शक्लों पर नहीं बल्कि रूहों पर आशिक होते हैं, और तुम्हारी रूह बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं तुम पर फिदा हूँ। मुझे उससे बातें करके अजीब सा सुकून मिल रहा था, एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो मुझसे मेरी जबान से नहीं बल्कि मेरे दिल की जबान से बात कर रहा हो। मगर मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरा शौहर हमें नोट क्यों नहीं कर रहा था। वो बस इधर उधर घूम रहा था, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो और जैसे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो। कुछ देर बाद वो लड़का मुझे अलविदा कहकर वापस दरख्त की तरफ चला गया, और अचानक मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, घर चलें, मैं थक गया हूँ। मुझे एक लम्हे के लिए ये एहसास हुआ कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा, और मैंने भी जवाब में कहा, हाँ, चलते हैं। मुझे भी थकन महसूस हो रही है,
रास्ते भर मेरा दिमाग इन्हीं बातों में उलझा रहा। मैं सोचती रही कि ये सब मेरा वहम तो नहीं था, मगर फिर मेरे हाथ दुपट्टे की तरफ गए जहां वो 7 गेंदे के फूल बंधे हुए थे और वो अब भी तरोताजा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। तब मुझे यकीन हो गया कि ये वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी। मैंने उन फूलों को हमेशा अपने पास रखा। उनकी खुशबू मेरे दिल को अजीब सा सुकून देती थी और मुझे हमेशा उन फूलों को देखकर वो लम्हा याद आता जब वो लड़का यानी जिनजादे ने मुझे ये तोहफा दिया था। वक्त गुजरता गया और जैसे उसने कहा था, बरखा की जिंदगी भी संवरने लगी थी। उसने अपनी सोच बदल ली थी। उसने दूसरों को बुरा भला कहना छोड़ दिया था। वो अब दूसरों के दुख दर्द को समझने लगी थी और शायद उसकी तौबा कबूल हो गई थी, इसीलिए उसके हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए थे। वो जो पहले दुखों में घिरी हुई थी अब खुशियों की तरफ लौट आई थी और उसके घर वाले भी उससे खुश रहने लगे थे। मेरी जिंदगी भी खुशियों से भरी रही। मेरा शौहर हर दिन मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगा और हमारी मोहब्बत बढ़ती गई। हमारी इज्जत दौलत सब में इजाफा होता गया और मैं हर दिन दिल ही दिल में उस जिनजादे का शुक्रिया अदा करती रही कि उसने मेरा हाथ थामकर मुझे खुशियों की तरफ धकेल दिया और मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। इंसान के अमाल उसकी किस्मत का फैसला करते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, उनके दुख दर्द को समझता है, उनके साथ नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आता है, तो उसके बदले में उसके रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं और खुशियां उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। चाहे वक्त कितना ही मुश्किल क्यों न हो, लेकिन उसकी नीयत और उसकी सोच उसे कामयाब बना देती है। दूसरी तरफ अगर इंसान दूसरों के दिल दुखाता है, उनको हकीर समझता है या अपने गुरूर और तकब्बुर में रहता है, और तो उसके अमाल उसके साथ ऐसे लिपट जाते हैं जैसे साया लिपटा रहता है। वो कितनी ही दौलत पाले या कितना ही बड़ा मुकाम हासिल कर ले, आखिरकार उसके हिस्से में परेशानियां ही आती हैं, क्योंकि बुरे अमाल इंसान को कभी सुकून नहीं लेने देते। दुनियावी खूबसूरती या आरजी आसाइशें असल खुशी की जमानत नहीं होती, बल्कि असल खुशी इस बात में है कि इंसान का दिल साफ हो और वो दूसरों की भलाई चाहने वाला हो। अगर दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला के खास इंतजामात इंसान के लिए ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर नीयत खराब हो और सोच मंफी हो तो खुशियां हाथ आकर भी खो जाती हैं। हमें अपने दिल की खूबसूरती को संवारना चाहिए। अपनी जबान और अमल से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि हर वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को दुख न मिले। अगर हम ऐसा करेंगे तो चाहे मुश्किलात आए भी तो वो वक्ती होंगी और हमारी जिंदगी में देर पा खुशियां जरूर लौट कर आएंगी।